हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ रहे हैं लेसन जो अपना है वो लेक्चर 2 है और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और मैं आप सभी को पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि हम सभी यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यानी कि पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे और ऐसे ही सारे जो है मैंने पहले लेक्चर में सब कुछ बता दिया है कि हम कैसे जो है अपना ट्रांसलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम आज देखेंगे लेक्चर 2 है और हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हम कैसे जो है ट्रांसलेट करेंगे, रूल क्या है, और बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से हम आप सभी को बताएंगे। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, और इसको जो है हम द सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, द सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि ये सबसे आसान कहने का मतलब सबसे शुरुआत में ही आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स लिए हुए हैं, वहां पे अब बात करते हैं यहाँ पे हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो हम उसे पहचानेंगे कैसे। एक बात और फ्रेंड्स, आप अगर इस ट्रांसलेशन को कर रहे हो तो मेरे साथ आपको एक कॉपी और पेन लेके बैठना होगा, ताकि मैं आप सभी को जो करने के लिए कहूँ आप वो सभी काम जो है, जैसे मैं ट्रांसलेट करने के लिए कहूँ या सेंटेंस देता हूं तो आप उसको पहले कोशिश करो और फिर मैं जो बनाता हूं उससे आप मिलाओ कि आपका जो सेंटेंस है वो कितना सही है कितना गलत है। दूसरी चीज ये कि मैं आराम से पढ़ाने वाला हूं, अगर आपको लगता है कि मैं स्लो हूं तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में अभी जो काम हो रहा है, ठीक है। इंडेफिनिट का मतलब मैंने बताया था पहले लेक्चर में, इंडेफिनिट का मतलब होता है जो अनिश्चित न हो, मतलब जिस काम का भी अनिश्चितता ना हो, जैसे वो काम हो रहा हो मतलब काम होता हो लेकिन ये ना पता चल रहा हो कि ये काम कब हुआ है, ठीक है। काम तो हो रहा है, जैसे मतलब वो पढ़ता है तो वह पढ़ रहा है, लेकिन कब से पढ़ रहा है ये नहीं पता, कब तक पढ़ेगा ये भी नहीं पता, कहाँ पढ़ रहा है ये भी नहीं पता, कुछ भी उसके बारे में नहीं पता है, उसे हम इंडेफिनिट बोलते हैं। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, यानी वो कब तक पढ़ेगा हमें समय के बारे में पता नहीं है, इसीलिए हम इंडेफिनिट बोलते हैं। फिर से अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी वर्तमान का अनिश्चित जो होता है। इस टाइप के सेंटेंस, अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, वो तो आप समझे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो वो जो मैं इंडेफिनिट के बारे में समझा रहा था तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से आपको समझना इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में इंपॉर्टेंट है, वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है। जैसे अभी कोई काम चल रहा है, समय चल रहा है प्रेजेंट का, और इस टाइम में किसी काम के होने या करने का पाया जाता है। जैसे मैं कहता हूं सिंपल सा एक यहाँ पे, जैसे लड़का अपने घर जाता है, लड़का अपने घर जाता है, तो यहाँ पे क्या है, वर्तमान समय, लड़का अपने घर जाता है तो वर्तमान समय चल रहा है, मतलब जा रहा है, अभी जा रहा है, मतलब प्रेजेंट की बात चल रही है, वर्तमान समय की बात चल रही है। और वर्तमान समय में होना या करना पाया जाए, और ये काम हो रहा है, वो जो लड़का जा रहा है वो अभी जा रहा है, मतलब अभी वो लड़का अपने घर जाता है। तो आप देख रहे हो कि ये जो है ये काम अभी हो रहा है, ठीक है, वर्तमान में हो रहा है, और उसका जो है वर्तमान समय में काम हो रहा है, या मतलब आप करना पाया, जैसे कोई काम कर रहा हो तो ऐसा जो आपको पता चलेगा। अच्छा, इसका पहचान आसानी से कैसे होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो यहाँ पे आप देखो इस टेंस की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, इस टाइप के जो शब्द आते हैं। अब क्रियाओं को अगर नहीं समझो तो आप इस चीज को हटा दो, क्रियाओं को अभी समझने की ज्यादा जरूरत नहीं, बस आप इतना देखो, इतना ध्यान दो कि कोई अगर सेंटेंस है, कोई अगर वाक्य है तो उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ऐसे जो इस टाइप के आपको लास्ट में ता है, ती है की ध्वनि आएगी। जैसे मैं बोलता हूं लड़का अपने घर जाता है, तो आप देखो ता है आ रहा है। कमला एक मधुर गाना गाती है, यहाँ पे भी ती है आ रहा है। वह अपना पाठ याद करता है, यहाँ पे भी ता है आ रहा है, ता है यहाँ पे दिखा आपको, ता है दिखा, यहाँ पे ती है यहाँ पे दिखा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। यानी इसके अंत में आपको ता है, सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं टाइप के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे।
इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है इस पे आप सभी को ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे ता है, ती है, ते हैं तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसके अलावा भी जो चीजें हैं, जैसे मैं कहता हूं कि सूर्य पूर्व में उगता है या सूर्य पूरब से निकलता है, तो ये जो प्राकृतिक घटना है मतलब सर्वव्यापी सत्य है, यूनिवर्सल सत्य है कि सूर्य जो है वो पूरब से ही निकलेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीजें हैं, जैसे मैं बता रहा हूं कि मैं डेली शाम को खेलने जाता हूं, ये क्या है, ये मेरा आदत है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस रहेंगे, इस टाइप के जो वाक्य रहेंगे, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएंगे। दो रूल है, एक तो है ता है, ती है, ते है और ताहू आता हो। दूसरा चीज ये है कि वो प्राकृतिक घटना हो या फिर सर्वव्यापी सत्य हो। इसमें भी ता है, ती है आ रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि सूर्य पूरब से निकलता है, तो इसमें भी आपको ता है सुनने के लिए मिल रहा है। मैं शाम को खेलने जाता हूं, तो इसमें भी ता है आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो मेन जो है आपको ध्यान देना है, ता है, ती है, ते है और ताहू, मतलब ता है, ती है, ते है, इस टाइप की चीज, इस टाइप के शब्द आपको सुनने के लिए मिलेंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो ये भी जैसे प्राकृतिक घटना हो गई, सूरज पूर्व से निकलता है या फिर सूर्य पश्चिम में ढलता है, पृथ्वी जो है गोल गोल घूमती है, तो ये जो प्राकृतिक घटनाएं हो गई, सर्वव्यापी सत्य हो गए, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आती हैं, क्योंकि ये जो काम है वो होते रहेंगे अनिश्चित समय तक। जैसे कि पृथ्वी अगर चक्कर लगा रही है सूर्य का, तो वो लगाती ही रहेगी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आ जाता है। क्लियर? जस्ट रिविजन एक टाइम, ता है, ती है, ते हैं आते हैं, और एक जो होता है प्राकृतिक घटना होती है। दो शब्द आपको याद रखने हैं, इससे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे बात करते हैं, और आज हम बात जो करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो बात करेंगे अफर्मेटिव के बारे में, पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं मैं आप सभी को पहले लेक्चर में बता चुका हूं, इसलिए पूरे वीडियो को आप फास्ट करके ही देख लीजिएगा, बट देख जरूर लीजिएगा पहले लेक्चर को। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आप सभी को एक बार, एक मिनट यार, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस जो हम इस वीडियो में सबसे पहले कवर करते हैं। इस लेक्चर में आपको मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस का ही ट्रांसलेशन बताऊंगा। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पॉजिटिव सेंटेंस का क्या मतलब है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लड़का अपने घर जाता है, लड़का अपने घर जाता है। तो यहाँ पे भी किसी भी टाइप की नकारात्मक बात नहीं हो रही है, मतलब पॉजिटिव बात हो रही है। नकारात्मक कहने का मतलब मैं अगर कहता कि लड़का अपने घर नहीं जाता है, लड़का अपने घर नहीं जाता है, तब यहाँ पे क्या हो जाता, नकारात्मक बात हो जाती। और जैसे ही मैं नहीं का प्रयोग कर देता तो वो नकारात्मक बात हो जाती और निगेटिव सेंटेंस बन जाता। निगेटिव सेंटेंस बन जाता, लेकिन जब तक नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, जब तक नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तब तक ये पॉजिटिव सेंटेंस रहता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कमला एक मधुर गाना गाती है, कमला एक मधुर गाना गाती है, पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन मैं कहता हूं कमला एक मधुर गाना नहीं गाती है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। तो हम यहाँ पे निगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। निगेटिव अपना जो है वो अगले लेक्चर में होगा। हम कुछ रूल समझ लेते हैं। अब पहचान तो हमने समझ लिया कि पहचान क्या है, ठीक है। अब हम रूल समझ लेते हैं कि जब ट्रांसलेशन करते हैं तो अपना उस टाइम क्या ध्यान में रखना होता है। तो इसमें यह ध्यान में रखना होता है कि हमें जब ट्रांसलेशन जब भी कर रहा हूं तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये तो ट्रांसलेशन का नियम है, इसको तो आप हमेशा याद रखिएगा। सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या है, शॉर्ट में अगर हम बोलते हैं SVO भी बोला जाता है। इसको अगर आप क्या है कि याद करना चाहते हो तो आप इसको क्या है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट भी SVO भी लोग बोलते हैं। S का मतलब सब्जेक्ट, V का मतलब वर्ब और O का मतलब ऑब्जेक्ट। क्लियर?
तो यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए ये वाला जो रूल है आपको याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे वर्ब और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता यानी काम करने वाला। मैं आगे इसको और डिटेल में बताऊंगा। वर्ब का मतलब होता है जो काम किया जा रहा है, जो काम है, और ऑब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है। तो इसको लिख ही देता हूं यहाँ पे, कर्ता। ठीक है, कर्ता यानी, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाएगा कि सब आपस में मिल जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, नहीं ऐसे भी नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, मैं नीचे बता देता हूँ आप सभी को। ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया तो कोई बात नहीं, मैं आप सभी को बता देता हूँ यहाँ पे। ये अब दिख रहा है। तो मैंने बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब हो गया कर्ता, कर्ता यानी काम करने वाला। आप सभी को ये रिवीजन जरूर करना है, काम करने वाला। ठीक है, काम करने वाला, जो काम कर रहा होगा उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। वर्ब, हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब हम बोलते हैं क्रिया। वर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने काम करना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, और मैं इसे ब्रैकेट में कर देता हूँ। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, और इसे ऐसे कर दिया और मैंने यहाँ से हटा दिया इसको, मतलब कर्ता, काम करने वाला। वैसे ही वर्ब का मतलब हो जाता है क्रिया। ठीक है, क्रिया यानी कौन, क्रिया यानी काम, काम जो हो रहा है। ठीक है, जो हो रहा है। हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोला जाता है कर्म, कर्म। ठीक है, कर्ता, क्रिया और कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाता है काम करने वाला, और काम कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, कौन सा काम, कौन सा काम मतलब कौन सा काम किया जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे तो ऐसे होता है। अभी इसको हम डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स, तो हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। अभी आप इसको घबराइएगा मत। तो पहले हम रूल समझ लेते हैं। तो रूल होता है कि यहाँ पे अपना रूल है फ्रेंड्स, ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ। आप ही, सी, इट को भी भूल जाइए, सिर्फ इतना याद रखिए, एक वचन अगर कर्ता मतलब काम करने वाला। तो अगर काम करने वाला सिंगुलर होगा, यानी अकेले होगा, सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो उसमें हम एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप रिवाइज जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मैंने लिखा हुआ कि अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर अगर होगा तो एस या ईएस का प्रयोग होगा। बस आपको इतना ही याद रखना है कि अगर काम करने वाला जो है, काम अगर किया जा रहा है, वो अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस का प्रयोग होगा। जैसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कमला एक मधुर गाना गाती है, तो यहाँ पे गाना कौन गा रहा है, काम कौन कर रहा है, कमला कर रही है। तो सब्जेक्ट कौन बन गया, कमला। सब्जेक्ट कौन बन गया, मतलब हम देखिए कर्ता नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखते समय इंग्लिश बोलने का यूज। तो यहाँ पे कर्ता को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा, जल्दी से जल्दी आपको कर्ता अगर आप बोलते होगे तो सब्जेक्ट आप बोलने लगोगे। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लेक्चर को रिवाइज करिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, काम कौन कर रहा है, कमला। कमला क्या है, सब्जेक्ट, मतलब काम कर रही है। ठीक, अब काम क्या कर रही है, गाना गा रही है। काम क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो गाना क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया वर्ब। जैसे मैंने लिखा है ना कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे वर्ब क्रिया यानी काम जो हो रहा है, तो पहले वाले में काम क्या हो रहा है, गाना गाने का हो रहा है, तो वर्ब जो हो गया वो गाना गाना हो गया। तो कमला हो गया काम करने वाला यानी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया गाना गाती है,
और ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे गाती है अपना, वो हो गया गाना, तो गाती है मतलब क्या गाती है, तो वो गाना गाती है। तो गाना तो काम, कौन सा काम कर रही है, गाना गाने का काम कर रही है, पर काम क्या एक्चुअली कर रही है, तो गाने का काम कर रही है। तो गाना हो गया अपना, मतलब सॉरी, मतलब गाना गाना हो जा रहा है, दोनों चीज एक ही हो जा रहा है। गाती जो है यहाँ पे वर्ब हो जा रहा है, क्रिया हो जा रहा है, यानी काम गाने का काम कर रही है। और क्या गा रही है, गाना गा रही है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड गाना गाना हो जा रहा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। पहले लड़का अपने घर जाता है, लड़का अपने घर जाता है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, अपने घर कौन जा रहा है, तो लड़का जा रहा है। तो लड़का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, लड़का हो जाएगा सब्जेक्ट। अपने घर जाता है, क्या काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। तो जाता हो गया वर्ब, ठीक है, जाता हो गया वर्ब। और क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, तो अपने घर जा रहा है। तो घर हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप सब्जेक्ट पहचान लीजिए, वर्ब पहचान लीजिए, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। 3 में से 2 आप पहचान लिए, जो बचा वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखिएगा, आगे हम आपको सभी को बताते रहेंगे। जैसे है यहाँ पे, वह अपना पाठ याद करता है, वह अपना पाठ याद करता है में वह काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो वह हो गया सब्जेक्ट, काम क्या कर रहा है, याद करने का, तो ये हो गया वर्ब। और पाठ, पाठ जो है अपना पाठ करना हो गया, याद करना हो गया, ये जो हो गया अपना पाठ, वो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हल्का सा हम टुकड़े टुकड़े में समझते हैं, फिर समझ में आ गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे पहला ट्रांसलेशन जो बताया गया है कि हम इसमें एस या ईएस लगाते हैं। फ्रेंड्स, आपको डरना नहीं है, डर के भागना नहीं है, पहली बात, क्योंकि अगर एक बार समझ में आ गया तो जिंदगी भर समझ के रहोगे आप, और अगर आप भागते रहोगे तो जिंदगी भर नहीं समझ पाओगे, यही अंतर है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको चीजों को बता रहा हूँ और आगे भी बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करते रहूंगा। तो अभी तक एक ही रूल बताया है कि अगर सिंगुलर होगा तो उसमें एस या ईएस लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो एस या ईएस लगाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना बता दिया आप सभी को, और मैंने बताया कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो कमला एक मधुर गाना गाती है, कमला एक मधुर गाना गाती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कमला क्योंकि सब्जेक्ट है तो कमला का नाम लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे एक मधुर गाना गाती है, लेकिन हमने एक मधुर गाना का नहीं लिखा, बल्कि हमने सिंग्स लिखा। गाना गाती है का इंग्लिश होता है वो सिंग्स होता है। तो पहले हम बताया कि सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, ठीक है। और वर्ब के बाद जो बचा वो ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे लड़का अपने घर जाता है, तो लड़का का हो गया द बॉय, आप बॉय भी लिख सकते थे। अपने घर जाता है, ठीक है, लड़का अपने घर जाता है, तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा, जाने का इंग्लिश लिखा जाएगा, क्योंकि वर्ब जो है, काम जो है जाने का हो रहा है, और वर्ब दूसरे नंबर पे लिखा जाता है। तो बॉय के बाद देखिए गोज लिखा गया है, ठीक है, गोज, और जो बचा वो होम बचा, तो वो बाद में लिख दिया गया है। वैसे ही यहाँ पे लिखा गया है वह, तो वह का इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि वो काम कर रहा है, ठीक है, वह। और ही हो गया, अपना पाठ याद करता है, तो याद करने का हो गया लर्न, और लर्न लिख देंगे दूसरे नंबर पे क्योंकि ये है क्रिया, काम हो रहा है, मतलब ये काम हो रहा है, इसलिए हम लिख दिए लर्न, और जो बचा उसको हम बाद में लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे यही कह रहा है कि वर्ब में जो है हम एस या ईएस लगाते हैं, तो अपना पता चल गया ना कि ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये वर्ब है। मैंने बताया ना कि दूसरे नंबर पे, देखिए यहाँ पे द लग गया है, लेकिन जैसे सब्जेक्ट के बाद जो लिखा जाता है वो वर्ब लिखा जाता है, और वर्ब आप देखिए यहाँ पे, तो इसमें फर्स्ट एस या ईएस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एस लगाया गया है, यहाँ पे ईएस लगाया गया, और यहाँ पे एस लगाया गया है, ठीक है। आप देख रहे हो ना, सिंग्स में एस लगा हुआ है, गोज में गो मतलब जाना होता है तो ईएस लगा हुआ है, लर्न मतलब याद करना होता है तो उसमें एस लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हम एस या ईएस लगाते हैं वर्ब में। क्लियर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्लियर। और वर्ब में हम एस या ईएस लगा देते हैं जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन कर रहे हों, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। इतना आप सभी को याद रखना है, और उसके बाद मैं आप सभी को ये सभी बताता हूँ, ये सभी तो बताऊंगा, जो दूसरा नियम है ना इंपॉर्टेंट, उसे हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको डाउट आ रहा होगा कि हम एस और ईएस लगा क्यों रहे हैं, हम यहाँ पे एस और ईएस लगा क्यों रहे हैं, और वो भी जब सिंगुलर रह रहा है। जब सिंगुलर रह रहा है तो हम उसमें एस या ईएस क्यों लगा रहे हैं, तो जब सिंगुलर रह रहा है तो एस या ईएस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो इंग्लिश में लिखा जाता है ना, जैसे जो सभी वर्ब लिखा जाता है, जो इंग्लिश में वर्ब लिखे जाते हैं, तो उनको हम मानते हैं कि वो प्लूरल वर्ब होंगे। जैसे कि कहने का मतलब ये है
कि अगर हम बोल रहे हैं प्ले, अगर हम बोलते हैं प्ले यानी खेलना, तो इंग्लिश में ये मान लिया गया है कि प्ले जो है ये प्लूरल वर्ड है, तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगाना जरूरी है। मैं कहता हूँ गो, तो इंग्लिश में ये मान लिया गया है कि गो जो है वो बहुवचन है, प्लूरल यानी बहुवचन, तो ये बहुवचन है, तो उसे एक वचन बनाने के लिए उसमें एस या ईएस लगाना जरूरी है। अगर मैं बोलता हूँ क्या हो गया, जैसे सिंग हो गया, या फिर मैं बोलता हूँ गो हो गया, प्ले हो गया, और आसान सा एक वर्ड आ जाए, हाँ कम, ठीक है, मैं कहता हूँ कम मतलब आना, तो कम जो आना मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें भी देखिए कम का, अब जैसे मैंने बोला कम, तो ये इंग्लिश का प्लूरल वर्ड हो जाएगा, और हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं, सिंगुलर का, अगर हम यहाँ पे सिंगुलर का बना रहे हैं ना, जैसे सिंगुलर अगर काम करने वाला सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब भी रखना होगा ना, और उसी के लिए कम जब हम बोलते हैं तो उसमें एस या ईएस लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा कि जो भी इंग्लिश में वर्ब यूज होता है वो जनरली प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, और हम जैसे यहाँ पे एक वचन काम करने वाला है तो हम उसके साथ मतलब मेल मैचिंग भिड़ाने के लिए एस या ईएस लगा देते हैं। क्लियर, ठीक है। अब हम दूसरा चीज ये बताया गया है कि ये आप जनरली हम कहते हैं कि पिताजी हमें पढ़ाते हैं, पिताजी हमें पढ़ाते हैं, तो आप कहोगे पढ़ाते हैं मतलब पढ़ाते, कई लोग पढ़ाते हैं, आपको ऐसा लगता है हिंदी में हम रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं ना, इज्जत के साथ बोलते हैं कि पिताजी हमें पढ़ाते हैं, माताजी हमारी खाना जैसे खाना बनाती हैं, ये तो सिंगुलर ही लग रहा है। कभी कभी हम मतलब सम्मान के लिए उसको बहुवचन की तरह हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे पिताजी हमें पढ़ाते हैं, तो अब लग रहा होगा कि पढ़ाते हैं बहुवचन है, लेकिन बहुवचन नहीं है, हम इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे और काम कौन कर रहा है, मतलब पिताजी काम कर रहे हैं, और पिताजी एक ही हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको पिताजी हमें पढ़ाते हैं को भी हम सिंगुलर यानी एक वचन मानेंगे। इसमें कुछ बहुत टफ नहीं है, पिताजी सिंगुलर है यानी एक ही व्यक्ति अगर काम कर रहा होता है तो उसका मतलब होता है सिंगुलर एक वचन, तो यहाँ पे भी पिताजी सिंगुलर है एक वचन है, तो हम इसीलिए यहाँ पे भी ईएस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि अगर पढ़ाते देख लिए तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये बहुवचन हो गए पिताजी, पिताजी एक वचन ही है, पढ़ाते हैं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेकेंड चीज आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम कब एस लगाएं कब ईएस लगाएं, एस और ईएस कब लगाएं, एस और ईएस कब लगाएं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गोज, GOES गोज, ही द बॉय गोज होम, तो एस कब लगाएं ईएस कब लगाएं। तो देखो फ्रेंड्स, इसका तो आप सभी को याद करना होगा, पढ़ना होगा थोड़ा सा, लेकिन हम छोटा सा ट्रिक बता देते हैं कि आप अगर याद रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई क्रिया लिखा हुआ हो, कोई वर्ब लिखा हुआ हो और उसके अंत में ओ या एसएस या फिर CH या फिर एक्स, चार वर्ड याद कर लीजिए, चार लेटर याद कर लीजिए, जैसे ओ लिखा हो लास्ट में, किसी भी वर्ब के लास्ट में ओ लिखा हो, एसएस लिखा हो, CH लिखा हो या फिर एक्स लिखा हो, तो फिर हम ईएस लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हम ईएस लगा देते हैं। जैसे लिखा, अगर हम बोलते हैं गो, ठीक है, अगर हम बोलते हैं गो, तो गो में हम जैसे लास्ट में ओ आया है तो हम क्या करेंगे ईएस लगा देंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखिए द बॉय गोज को ईएस लगा दिया है। अब वैसे ही अगर डबल एस आया है, जैसे हम बोलते हैं पास, पास मतलब जाना, पास मतलब जैसे रास्ता होता है ना, पास दे दो या फिर हमें रास्ता दे दो जिससे हम किनारे से निकल जाएं, तो ये पास हो गया। डबल एस आया, डबल एस जैसे आया तो हम यहाँ पे ईएस लगा देते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ओ आएगा तो भी ईएस लगेगा, एसएस आएगा तो भी ईएस लगेगा, CH आएगा तो भी ईएस लगेगा और एक्स आएगा तो भी ईएस ही लगाना है। जैसे हम कहें सर्च, सर्च मतलब खोज करना, कुछ पता करना कि कहाँ पे है, खोजना, ढूंढना, तो CH आया, फिर हमने यहाँ पे देखिए ईएस लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक्स आया तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिक्स है तो मिक्स में ईएस फिर से लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लर्न आया, लर्न, लर्न में ना ओ है ना एसएस है ना CH है ना एक्स है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ईएस लगाने के बजाय सिर्फ एस लगाया है। क्लियर है, आप सभी को याद करना होगा वर्ब का जो कई सारे फॉर्म होते हैं, वो मैं आप सभी को याद भी करवाऊंगा, बट यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखो कि ओ एसएस CH और एक्स आता है तो हमें ईएस लगाना होता है। अब बात करते हैं अच्छे तरीके से, अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, अब हम एडवांस थोड़ा सा बन जाते हैं, थोड़ा सा सिंपल सा, बहुत जल्दी एडवांस हम बन जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हमें पहचानना हो तो कैसे पता चलता है, तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आए होते हैं और प्राकृतिक घटना का बोध होता है या प्रकट मतलब प्राकृतिक घटनाएं अगर होती हैं तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्लियर,
अब यहाँ पे हमें क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना होता है, और हमें वर्ब में एस या ईएस लगाना होता है जब अपना वर्ब सिंगुलर हो, एक वचन हो। और एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो हम एस या ईएस क्यों लगाते हैं? क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ब होते हैं वो प्लूरल होते हैं। जनरली मान लिया गया कि वो प्लूरल हैं, बहुवचन है, तो उसको हम एक वचन बनाने के लिए एस या ईएस लगाते हैं। क्लियर है आप सभी को? अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, और हम बात करेंगे दूसरे रूल के बारे में, और बस इसके बाद अपना जो है ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। दूसरा है कि जो बहुवचन रहेगा तो उसमें हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। कितना सिंपल है कि अगर एक वचन होगा तो एस या ईएस लगाएंगे, अगर बहुवचन होगा तो नहीं लगाएंगे। जैसे मैं अपने स्कूल जाता हूँ, मैं अपने स्कूल जाता हूँ। एक बात याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आई, यू मतलब तुम, और वी मतलब हम, दे मतलब वो लोग, जैसे होता है ना वो लोग। तो यहाँ पे आई और यू दो वर्ड ऐसे हैं, दो शब्द ऐसे हैं जिनको हम मानते हैं कि ये दो वर्ड हैं, ये बहुवचन है। जैसे अगर मैं कहता हूं मैं, तो मैं बहुवचन, आई को बहुवचन माना जाता है और यू को भी बहुवचन माना जाता है। ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, बहुवचन के साथ आई और यू को बहुवचन माना जाएगा और उसके साथ एस या ईएस नहीं लगाया जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं मैं अपने स्कूल जाता हूं, तो मैं का हो गया आई, ठीक है, मैं का हो गया आई, अपने स्कूल जाता हूं, तो सेकंड नंबर पे किसका इंग्लिश लिखूंगा? जाने का, तो गो लिख दिया। अब एस या ईएस नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई आया है और आई को हम बहुवचन मानते हैं। गो हो गया, जो बचा उसको हम लिख देंगे, टू माई स्कूल हो गया। वे हमें कहानी सुनाते हैं, वे हमें कहानी सुनाते हैं, वे का पहले इंग्लिश लिखेंगे क्योंकि कहानी सुनाने का काम कौन कर रहे हैं? वे, तो वे का इंग्लिश हो गया दे, और वे बहुवचन है, कई सारे लोग हो सकते हैं, वे कहानी सुनाते हैं, मतलब कई सारे लोग कहानी सुनाते हैं, ग्रुप जा रहा हो योगी का, फिर कई लोग जो होते हैं, तो अगर आप कह रहे हो हमें कहानी सुनाते हैं, ऐसा हो गया ना, दे लिख दिए। और फिर सुनाने का हो गया टेल, काम तो यही हो रहा है ना, वर्ब जो काम हो रहा है वो टेल। फिर उसके बाद जो बचा उसको हम लिख दें टेल अस स्टोरीज। फिर लड़के अपना पाठ याद करते हैं, लड़के मतलब द बॉयज, और याद करने का हो गया लर्न, और जो बचा उसे हम बाद में लिख देते हैं देयर लेसन्स। ठीक है, अब यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिंगुलर रहेगा तो एस या ईएस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम जो मानते हैं कि इंग्लिश में जो वाक्य लिखे, जो शब्द लिखे होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, बहुवचन में होते हैं, तो हम उन्हें एक वचन बनाने के लिए एस या ईएस लगा देते हैं। लेकिन जब हम बहुवचन रहेगा तो हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तीसरा बात यह है कि आई और यू को भी हम प्लूरल या बहुवचन मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर जब बात है ना, तो इज आर एम नहीं आएगा। इतना याद आपको रखना है कि आज हम जो भी डिस्कस करेंगे, जो कुछ भी बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी इज आर एम का प्रयोग नहीं होगा, इज आर एम का प्रयोग नहीं होगा। हम प्रयोग किसका करेंगे? सिर्फ एस और ईएस लगाने का, सिंपल सा, सिर्फ हम यही प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने फिर से इसको भी लिख दिया कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अगर प्लूरल होगा तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। अगर प्लूरल होगा तो नहीं होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, ये रहेगा प्लूरल। ठीक है, प्लूरल बोलते हैं इसको, प्लूरल भी आप लोग बोलते होंगे, का प्रयोग नहीं होता, नहीं होगा। ठीक है, आप कुछ भी बोलो, आपको समझ में आना चाहिए, क्या फर्क पड़ना है, प्लूरल बोलो, प्लूरल बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो कोनो दिक्कत तब बाटे नहीं, आगे चलल जा और हमनी का बढ़ल जा। एक्सरसाइज नंबर आगे, एक्सरसाइज 18 ठीक बा। चलिए छोड़िए, बात करते हैं अपना पहला ट्रांसलेशन में। तो पहला अपना ट्रांसलेशन है, मेरी माँ मुझे दूध देती है, देती हैं। देखिए यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ बोला गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि माँ कई हो गई, माँ तो एक ही रहेंगी ना, तो सिंपल सा ये सिंगुलर का हो गया। और हम यहाँ पे, आप इसको याद कर लीजिए, मेरी माँ मुझे दूध देती हैं। तो हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम देखिए कुछ लिख के नहीं लाए, टाइप करके ही लिखेंगे, आप सभी को साथ साथ करना है काम, ताकि वो आप सभी को पता चल जाए। मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, वैसे तो हो नहीं पाएगा, चलिए ठीक है। तो मेरी माँ मुझे दूध देती हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे पहले का क्या होगा, मैं पहला लिख रहा हूँ तो पहला नंबर दे दिया, मेरी माँ मुझे दूध देती हैं। तो पहला काम कौन कर रहा है? मेरी माँ, तो माई, मॉम लिख लो। ठीक है, मॉम लिख लो, या फिर मम्मी लिख लो, मम्मी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ माई मॉम।
ठीक है, थोड़ा इंग्लिश बन जाता है, इंग्लिश बंदे इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश जैसा बन जाता है थोड़ा सा। मेरी माँ मुझे दूध देती है, माई मदर। अब देखो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, देने का काम हो रहा है। मैंने बताया ना पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है माई मॉम, यहाँ पे दूध देने का काम हो रहा है, पहले देने का, तो देने का इंग्लिश क्या होता है, गिव, माई मदर। अब आप देखो यहाँ पे एस या ईएस रहेगा या नहीं रहेगा, आप देखो माई, मेरी माता जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो एस आ जाएगा, ठीक है। अब ईएस देखो यहाँ पे आपको देखने में ये लग रहा होगा ना कि ईएस लिखा हुआ है, ठीक है, आपने ऐसा लग रहा होगा कि ईएस लिखा हुआ है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, एस या ईएस नहीं लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे एस का ही प्रयोग हुआ है। इतना तो आप मानते हो ना कि थोड़ा सा, एक सेकेंड, अब आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एस का प्रयोग हुआ है, माई मदर गिव्स, ठीक है, गिव मतलब देना होता है, माई मदर गिव्स। अब क्या होता है, मेरी माँ मुझे दूध देती है, माई मदर गिव्स। अब तो हो गया, मतलब सब्जेक्ट का भी काम हो गया, वर्ब का भी काम हो गया। अब जो बचा ऑब्जेक्ट हमें लिखना है, माई मदर गिव्स मिल्क, क्या होता है, मिल्क, मिल्क, ठीक है, आपको दिख रहा होगा रेड कलर लिख रहा है, इसको मैं ब्लैक रहने दो या रेड ही रहने दो, रेड ही रहने देता हूँ। माई मदर गिव्स मिल्क टू मी, ठीक है। आप यहाँ पे देखो मिल्क तो आया, मिल्क क्योंकि दूध की वजह से मिल्क आ गया, लेकिन मुझे देती हैं के लिए इंग्लिश भी तो आना चाहिए, तो टू मी आ गया, टू मी। अब देखो यहाँ पे टू क्यों लगाया, अब मैं लिखता माई मदर गिव्स मिल्क मी, मिल्क मी, माई मॉम, मदर भी मॉम भी हटाओ यार, मॉम अच्छा नहीं लग रहा है, मदर लिखते हैं, उस टाइम याद नहीं आता, माई मदर, ठीक है, माई मदर गिव्स मिल्क मी, अच्छा नहीं लग रहा है ना, मिल्क मी एक प्रकार से आप थोड़ा सा अच्छा भी लगाना पड़ता है कभी कभी। और जैसे दूध कुछ होता है कि तुम मुझे, मतलब तुम, ऐसे होता है इंग्लिश में, अगर हम हिंदी में बोला है कि चलो खेलने चलते हैं, तो चलो चलते हैं, तो एक प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा जम नहीं रहा है, यहाँ पे हम टू लगा देते हैं, माई मदर गिव्स मिल्क टू मी। आपको घबराना नहीं है, आपको भी ऐसे ही कुछ कभी कभी चेंजेस करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा जम नहीं रहा था, मिल्क, मिल्क हो गया दूध, और मतलब हमें तो पता नहीं चल रहा था कि किसको देती हैं, तो टू मी लगा दिया। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर का, ये लड़कियां प्रतिदिन अपना पाठ याद करती हैं। अब आप देखो ये लड़कियां क्या हो गया, प्लूरल है, क्या है, दीज गर्ल्स, ठीक है, दीज गर्ल्स। एक काम करते हैं यार, ठीक है, अब ठीक है ना, अब ऐसे हो गया दीज गर्ल्स। अब देखो ये लड़कियां प्रतिदिन अपना पाठ याद करती हैं, दीज गर्ल्स। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड होता है, प्रतिदिन का होता है ऑलवेज, ठीक है, आप इसको आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, मैं अभी यहीं पे लिख देता हूँ, दीज गर्ल्स ऑलवेज। अभी मैं आप सबको बता दूंगा, प्रतिदिन हो गया ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑलवेज हो गया, वर्ब थोड़ा सा पहले लिख दिया हूँ मैं, प्रतिदिन अपना पाठ याद करती हैं, तो सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज लगा देते हैं, कभी कभी ऑलवेज होता है, नेवर होता है, तो उन सभी चीज को हम सब्जेक्ट के बाद यानी वर्ब से पहले लगा देते हैं, तो आप चाहो तो बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है, बट हम लिख देते हैं पहले ही, दीज गर्ल्स ऑलवेज प्रतिदिन अपना पाठ याद करती हैं। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, याद करने का, दीज गर्ल्स ऑलवेज लर्न, ठीक है, लर्न, ठीक है, अपना पाठ याद करती हैं, तो लर्न देयर लेसन, लर्न हो गया ना, मतलब लर्न भी हो गया, और इसमें एस या ईएस तो आएगा नहीं, आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एस या ईएस नहीं आएगा, अब काम तो हो रहा है लर्न करने का, तो इसमें एस या ईएस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लड़कियां हैं ना प्लूरल हैं, दीज गर्ल्स जो हैं वो प्लूरल हैं, मतलब बहुवचन है, तो यहाँ पे हम सिंपल छोड़ देंगे, दीज गर्ल्स ऑलवेज लर्न, दीज गर्ल्स ऑलवेज लर्न, और क्या है, अपना पाठ याद करती हैं, ऑलवेज लर्न, अपना का हो गया देयर लेसन, ठीक है, और लेसन प्रतिदिन का हो गया, दीज गर्ल्स ऑलवेज, प्रतिदिन है ना, तो ऑलवेज पे ही रहने देते हैं, ठीक है, दीज गर्ल्स ऑलवेज लर्न देयर लेसन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर देते हैं, खत्म करते हैं इसको, या फिर हम लिख सकते थे, आप देखो दीज गर्ल्स, यहाँ पे लर्न देयर लेसन डेली, ठीक है, डेली,
ठीक है, अब हम क्या कर सकते थे, इसी चीज को हम फिर से लिख सकते थे, एक इसी टाइप का हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ पे डेली की जगह हम क्या कर देते, ऑलवेज कर देते। ऑलवेज मतलब एक चीज होता है, किसी भी एक इंग्लिश में एक चीज नहीं फिक्स होता कि हमें ऐसे ही बनाना है, अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है। दीज गर्ल्स लर्न देयर लेसन डेली। अब देखो यहाँ पे अपना पाठ याद करती है लिखा हुआ है, अगर हम चाहें तो अब यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि एक लेसन याद कर रही है, कई सारे लेसन याद कर रही हैं, बट हमें इतना लेसन एक से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि एक लोग काम कर रहे हैं या कई लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे दीज गर्ल्स जो है ये प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे SAIS का प्रयोग नहीं करेंगे। माई मदर जो है वो सिंगुलर हो गया। चलिए हम अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको ब्लैक कलर से कर देते हैं ताकि आप सभी को समझ में आए, ठीक है। तो ऑलवेज लर्न देयर लेसन, प्रतिदिन अपना पाठ याद करती हैं। तीसरे पे अब हम चलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर क्या है अपना, वो ये है कि मैं खाना खाता हूँ। मैं का क्या हो गया, आई। मैं खाना खाता हूँ, आई। खाना खाने का हो गया, ईट फूड, आई ईट फूड। अब आई भी जो है, आप देखो एक बात कि है तो ये आई, मतलब एक मैंने बताया ना कि आई जो होगा वो बहुवचन है। एक यहाँ पे कर देता हूं मैं, यहाँ पे इसको, और यहाँ पे ये दिक्कत है। एक मिनट भाई लोग, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं, पहले इसी से हम काम चलाते हैं थोड़ी देर, ठीक है। चलिए तीसरा नीचे लिखते हैं, एक काम करते हैं, आई ईट फूड। यहाँ पे हम तीसरा जो है नीचे लिखेंगे, और हम तीसरा जो है कहाँ लिखेंगे, नीचे यहाँ पे। तीसरा हमें लिखना है, और तीसरा हमने क्या लिखना है, वो आई ईट फूड हो गया, मतलब यहाँ पे तीसरा रहेगा यार, ठीक है। आई ईट फूड, मैं क्या करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो मैं का हो गया आई, और खाना का पहले नहीं इंग्लिश लिखेंगे, पहले खाता हूँ का लिखेंगे, तो ईट और फूड, खाना का हो गया फूड, तो आई ईट फूड। अब आई के साथ आई को हम प्लूरल मानते हैं, तो SAIS नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आई ईट फूड हो गया। आप इसको और इंग्लिश में जाओगे तो कुछ और भी लिखा जा सकता है, जैसे लोग बोलते हैं आई, जैसे मैं यहाँ पे बीच में और लिख देता हूँ, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, आई। अब खाना लेने को लोग लिख देते हैं टेक, मील। तो ये सब इंग्लिश का गेम है, जितना वर्ड मीनिंग याद रहेगा या फिर अलग अलग टाइप से बोले जाएंगे, गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जो इंग्लिश बोलते हो, जो लिखते हो, वो भी सही है, जरूरी नहीं कि जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वही सही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, और अपना जो फोर्थ है, हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं। हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं, हम का हो गया वी, ठीक है। वी प्रतिदिन का, सॉरी मैंने एक काम गलत बताया, और वो गलत ये बताया था आप सभी को कि यहाँ पे भी प्रतिदिन ही है। जैसे लड़कियां प्रतिदिन अपना पाठ याद करती हैं, हमेशा तो है नहीं, प्रतिदिन है, तो हम यहाँ पे डेली वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे डेली का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ना कि हम यहाँ पे ऑलवेज वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे। ऑलवेज क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि हमेशा का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रतिदिन का प्रयोग हुआ है, और प्रतिदिन का जब प्रयोग होगा तो हम डेली का यूज करेंगे। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, जो मैंने गलती करी उसके लिए क्षमा, थोड़ा सा चलता है, हो जाता है, ध्यान नहीं दिया मैं उस टाइम। मैंने यहाँ पे चौथा जो है, यहाँ पे हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं, हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं, वी लर्न, क्या करते हैं, याद कर रहे हैं ना, तो वी लर्न, प्रतिदिन पाठ याद करते हैं, वी लर्न लेसन, पाठ याद करने का हो जाता है लेसन, वी लर्न लेसन, और डेली भी हो गया, वी लर्न लेसन डेली। अब देखो वी लर्न लेसन डेली, अब यहाँ पे वी अगर नहीं होता, सिंगुलर होता, तो हम यहाँ पे SAIS लगा देते, और यहाँ पे अगर होता कि हम
प्रतिदिन अपना पाठ याद करते हैं। अपना अगर होता तो वी लर्न, अपना होता तो हम आवर लिख देते, वी लर्न आवर लेसन डेली, बट कुछ नहीं है तो हम ऐसे ही रहने देंगे, वी लर्न लेसन डेली। हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं, वी लर्न लेसन डेली। ठीक है, हम चलते हैं पांचवा, और वो ये है कि यह लड़का अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है। आ गया ना कंफ्यूजन, हो गई ना दिक्कत। यह लड़का अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है, यह लड़का अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है। अब इसका कैसे बनाएंगे? तो फ्रेंड्स हमें ये ध्यान देना है कि यह लड़का काम कर रहा है ना, तो सिंपल सा लिखेंगे दिस बॉय, बस पहले जो अपना रूल है उसी पे फॉलो करना है, जो होगा देखा जाएगा। चलिए, यह लड़का हो गया, अपने अध्यापक की अब काम क्या कर रहा है? आज्ञा का पालन कर रहा है ना, और आज्ञा के पालन करने का इंग्लिश होता है ओबे। द बॉय ओबे, अब द बॉय ओबे, और यहाँ पे यह लड़का अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है। तो किसका आज्ञा का पालन करता है? तो ओबे मतलब हो गया आज्ञा का पालन करना, और दिस बॉय ओबे, और यहाँ पे अध्यापक की आज्ञा का पालन करना होता है। तो टू अपने अध्यापक का, अपने है ना, तो अपने का हो जाएगा हिज। दिस बॉय ओबे हिज टीचर। क्लियर? टीचर। अब आप बताओ क्या ये जो सेंटेंस लिखा है सही है, कंप्लीट है, हो गया सब कुछ? तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया कि दिस बॉय इज सिंगुलर। ये क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पे SEIES आएगा। और यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे y है तो y में हम s लगा देंगे। आप सभी को मतलब y का s नहीं लगा देंगे, मतलब es यहाँ पे नहीं लगेगा तो s लगा देते हैं। तो दिस बॉय ओबेज टू हिज टीचर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। दिस बॉय ओबेज टू हिज टीचर, अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है। तो दिस बॉय ओबेज टू हिज टीचर, अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है। ठीक है ना, ओबेज टू हिज टीचर हो गया। हम बात करते हैं वर्षा ऋतु में कभी कभी बहुत जोर से बारिश होती है। वर्षा ऋतु में कभी कभी बहुत जोर से बारिश होती है। तो अब आप देखो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, अब तो ये पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्षा ऋतु में तो अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है ना, तो ये सारे, अब यहाँ पे ये जो सारे जो सेंटेंसेस हैं इनको हम एक्सपीरियंस के साथ लाते हैं। जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। वर्षा ऋतु में कभी कभी बहुत जोर से बारिश होती है, तो आप लिखोगे समटाइम्स। समटाइम्स मतलब कभी कभी, समटाइम्स हो गया ना, समटाइम्स कभी कभी बहुत जोर से बारिश होती है। क्या होती है? बारिश होती है समटाइम्स। और आपको पता होगा, नहीं पता होगा, मतलब यहाँ पे इट का प्रयोग होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। आप ये अपने इट का नहीं पढ़ा तो ये आपके लायक सेंटेंस नहीं था, बट आ गया है तो हमें करना है समटाइम्स। अब आपको याद रखना है कि जब भी बारिश की बात हो या फिर ऋतु मौसम की बात हो तो हम इट का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, समटाइम्स इट, ठीक है, रेन, रेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वेरी हैविली मतलब बहुत जोर से होने का मतलब इट रेन वेरी हैविली, HEAVILY, वेरी हैविली। समटाइम्स इट रेन वेरी हैविली, समटाइम्स इट रेन वेरी हैविली, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु में, तो इन रेनी सीजन, रेनी सीजन, ठीक है। आप यहाँ पे लगा दो फुल स्टॉप। अब क्या ये सही है? तो फ्रेंड्स आपको मैं फिर बताता हूँ, इट जो है वर्षा ऋतु ये सिंगुलर ही होगा, और यहाँ पे आ जाएगा इट रेन्स वेरी हैविली इन रेनी सीजन। आप चाहो तो इन दी रेनी सीजन भी लिख सकते हो। अभी कोई बेसिक है, आपका स्टार्टिंग है, तो आपको इतना हल्का फुल्का जब भी इंग्लिश में होता है तो इतना सा चलता है। इन रेनी सीजन बोलो, इन द रेनी सीजन बोलो, इतना तो चलेगा ही। अब आप चाहो तो क्या होता है कि इट रेन्स, अब देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे कोई काम करने वाला तो था नहीं, वर्षा ऋतु में कभी कभी बहुत जोर से बारिश होती है, काम करने वाला तो था नहीं, इसलिए हम यहाँ पे इट लगा दिए हैं। अब कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, अब हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है भैया, हमने लिख दिया इट रेन्स वेरी हैविली इन द रेनी सीजन, और हम यहाँ पे लगा दिए कॉमा और लिख दिए कंट्रोल V, मतलब समटाइम्स इट रेन्स वेरी हैविली इन द रेनी सीजन समटाइम्स। मतलब हमारा अर्थ यहाँ पे भी पूरा है और ये सेंटेंस भी सही है, ठीक है।
ये वाला सेंटेंस भी सही है, इट रेन्स वेरी हैवीली इन द रेनी सीजन समटाइम्स। इट रेन्स वेरी हैवीली इन द रेनी सीजन समटाइम्स, ये भी सही है, बट हम क्या करते हैं, पिछला वाला जो अपना था वो सही मानते हुए, मतलब उसको ही वैल्यू देते हुए समटाइम्स इट रेन्स वेरी हैवीली इन रेनी सीजन, ये भी सही है वो भी सही है, बट हम इसको ही लिख देते हैं। हम चलते हैं 7वें नंबर पे। 7वां क्या कहता है अपना, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। क्या हुआ, हो गया बड़ा सेंटेंस। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। मैंने बताया ना सदैव का इंग्लिश होता है ऑलवेज, ऑलवेज, और इसको वर्ब से पहले भी लगाया जा सकता है, शुरू में भी लगाया जा सकता है, बाद में भी लगाया जा सकता है, लेकिन सही है कि आप वर्ब से पहले लगाओ या फिर बाद में लगाओ। मतलब दिखाता हूं, अभी आप प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस आएगा। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। बड़ा सेंटेंस है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप 2 टुकड़ों में देखो। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, ठीक, एक, और ठीक पश्चिम में छिपता है, 2 हो गया। तो सबसे पहले तो आपको पता है और का आएगा एंड, ठीक है। अब एंड तो आ गया, अब उससे पहले क्या है, ठीक है, अब उससे पहले क्या है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, यही है ना। तो सूर्य का क्या हो जाएगा, सन। सन के लिए लोग द का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये मतलब एक होता है ना कि सिर्फ एक ही सन है, तो द सन एक नेचुरल चीज हो गई, बड़ी चीज हो गई, जैसे द माउंटेन होता है ना, द सन का हम प्रयोग कर लेते हैं, द सन। अब सदैव पूर्व में निकलता है, सदैव पूर्व में निकलता है, तो क्या हो रहा है, पूर्व में निकल रहा है द सन। अब देखो यहाँ पे तो हमने द सन लिख दिया, तो द सन क्या हो गया, द सन क्या हो गया, अभी जो है द सन क्या हो गया, द सन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और हमने बताया कि ऑलवेज का प्रयोग जो है, आप जब सदैव लिखा हो तो आप वर्ब से पहले ऑलवेज भी लगा सकते हैं। द सन ऑलवेज, ठीक, ऑलवेज सदैव का भी हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, वर्ब लिखोगे, निकलने का इंग्लिश, तो निकलने का इंग्लिश क्या होता है, राइजेज, राइज। अब यहाँ पे देखो आप, ये सन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, राइजेज। द सन ऑलवेज राइजेज, द सन ऑलवेज राइजेज, द सन ऑलवेज राइजेज। कहाँ पे निकलता है, पूर्व में, तो राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, द सन ऑलवेज राइजेज इन ईस्ट। अगर लिखते हो इन ईस्ट तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट जनरली हम लिखते हैं तो लिख देता हूं मैं भी, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। एंड क्या है, और यहाँ पे क्या है, और के बाद एंड तो मैंने लिख दिया, एंड भी लिख दिया। पश्चिम में छिपता है, और पश्चिम में छिपता है, छिपने का इंग्लिश होता है हाइड, ठीक है, हाइड, 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 हाइड भी लिख सकते हो आप, सेट्स भी लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, सेट्स, SETS, सेट्स मतलब गायब होता है, मतलब डूबता है। सेट्स कब लिखते हैं, डूबता लिखा रहता है, छिपता लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे हाइड लिख देते हैं, एंड हाइड्स इन द वेस्ट। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखो, हम ऐसा तो कर सकते थे, और यहाँ पे फिर से लिख देते एंड दी सन सेट्स हाइट्स इन द वेस्ट, बट यहाँ पे देखो ना आप, और के बाद सूर्य का तो प्रयोग हुआ नहीं है, और सूर्य का प्रयोग एक ही बार हुआ इंग्लिश में, सूर्य एक बार ही लिखा गया, तो आप भी द सन एक ही बार ना लिखोगे, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला चीज आप नहीं लिखो तो अच्छा रहेगा, एंड हाइट्स इन द वेस्ट। क्लियर है, 7वां हो गया। 8वें पे चलते हैं, और 8वां एक बार फिर से एक काम करते हैं, इसको लेके आते हैं हम फिर से यहाँ पे, और फिर से हम यहाँ पे इनको चिपका देते हैं, और इनको थोड़ा सा बड़ा कर लें, बड़ा कर तो लेंगे बट लिखेंगे कहाँ हम। एक काम करता हूँ, इसको क्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें 8वें से जरूरत है ना, 8वें से जरूरत है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश जो है आप देख लेना, इंग्लिश भी मैं हटा दे रहा हूँ, डिफिकल्ट वर्ड्स भी, चलिए इंग्लिश रहने देता हूँ, आपको शायद काम है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे हम चलता हूँ 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे हम चलते हैं, और 8वां क्या है, गर्मियों में गर्म हवा होती है, गर्मियों में गर्म हवा होती है, सही बात है भैया, गर्मियों में गर्म हवा होती, गर्मियों में गर्म हवा चलती है, सॉरी, गर्मियों में गर्म हवा चलती है, तो गर्मियों में गर्म हवा चलती है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे इन द समर। क्लियर है, इन द समर। लेकिन हम इन द समर क्यों लिखेंगे, पहली बात तो हमें सब्जेक्ट लिखना होगा ना,
समझ रहे हो आप? तो सब्जेक्ट लिखेंगे पहले। सब्जेक्ट क्या है अपना, मतलब हवा, हवा चलती है ना, तो गर्मियों में गर्म हवा चलती है, तो गर्म हवा एक्चुअली काम यहाँ पे कौन कर रहा है, तो हॉट एयर, गर्म हवा, चलना का होता है ब्लो, ब्लो, हॉट एयर ब्लो इन समर। आप देखो ना यहाँ पे एयर जो है वो सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा हॉट एयर ब्लोज इन दी समर। क्लियर है? गर्मियों में गर्म हवा चलती है, हॉट एयर ब्लोज इन दी समर। यहाँ पे देखो इज आर एम का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, एस या ई एस लगा के ही हम बना रहे हैं, और यही हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। नेक्स्ट है मेरा कुत्ता अजनबी व्यक्तियों पर भौंकता है। मेरा कुत्ता अजनबी व्यक्तियों पर भौंकता है, तो माई डॉग। क्लियर है? मेरा कुत्ता अब काम क्या करता है, भौंकता है। ठीक है, पहले इसके बाद वर्ब लिखेंगे ना, तो बार्क्स, माई डॉग बार्क्स। बार्क्स एस क्यों लगा दिए, क्योंकि ये मेरा कुत्ता एक ही है, सिंगुलर है, तो एस आ जाएगा। माई डॉग बार्क्स, मेरा कुत्ता अजनबी व्यक्तियों पर भौंकता है। माई डॉग बार्क्स ऑन दी, अजनबियों का हो जाता है स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स। माई डॉग बार्क्स ऑन दी स्ट्रेंजर्स, या फिर ऑन द स्ट्रेंजर्स से अच्छा होगा, हम यहाँ पे ऑन द स्ट्रेंजर्स भी लिख सकते हैं, बट करेक्ट जो होगा वो होगा एट स्ट्रेंजर्स, मतलब अजनबियों पर भौंकता है। तो ये जो चीज है ये तो भैया एडवांस में आ जाती हैं, पर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एडवांस कहने का मतलब ये बड़े बड़े लोग भी ऑन द स्ट्रेंजर्स या फिर एट स्ट्रेंजर्स लिखते हैं और सही भी होता है, उतना घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऑन द स्ट्रेंजर्स लिखोगे तो भी सही है, एट स्ट्रेंजर्स लिखोगे तो भी सही है, आपको इतना समझ में आना चाहिए। बट अगर आप देखोगे ना, जैसे जो होता है बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एसएससी और एसएससी में, उसके हिसाब से गलत होगा, वरना अगर देखोगे तो छोटे लेवल पे कुछ भी गलत नहीं है, ये सब गलत नहीं है। ऑन स्ट्रेंजर्स भी हम लिख सकते थे, ऑन स्ट्रेंजर्स भी लिख सकते थे। 10वां है और ये मेरा लास्ट है, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा होने वाला है और उसके बाद आपको 5 बचेंगे। ये 5 जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, इसके जो आंसर्स हैं आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, पर आपको ट्राई खुद से ही करना है, इसलिए मैं 10 ही करता हूँ। तो यहाँ पे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी का क्या हो जाएगा, बर्ड्स, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स हो गया। अब देखो यहाँ पे एस आ गया है, बर्ड्स मतलब कई सारी चिड़िया हैं, उड़ते हैं, यहाँ पे हैं लगा हुआ है, इसलिए इससे पता चल गया कि कई सारी चिड़िया हैं, तो बर्ड्स। अब एस या ईएस नहीं लगाया गया वर्ब में, तो बस फ्लाई लिख देते हैं। अब देखो बर्ड्स फ्लाई, आकाश में उड़ते हैं, स्काई, दिक्कत है नहीं है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। सुशील हमेशा सत्य बोलता है। सुशील, आपको इसको बनाना है, 5 मैं छोड़ दे रहा हूँ, बट हेल्प करने के लिए, थोड़ा सा हिंट देने के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको बनाना है। सुशील हमेशा सत्य बोलता है। सुशील तो सबसे पहले काम करने वाला तो सुशील आ गया। हमेशा ऑलवेज सत्य बोलता है, सुशील ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, सुशील ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। क्लियर है? सुषमा हमेशा झूठ बोलती है, सुषमा ऑलवेज लाइज। अब ऑलवेज देखो यहाँ पे ऑलवेज हम हमेशा इसलिए बीच में ला दे रहे हैं ना, क्योंकि इसे वर्ब से पहले हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सुषमा ऑलवेज लाइज, ठीक है, ऑलवेज लाइज। और यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हमेशा सत्य बोलता है, तो सुशील ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, और लाइज का मतलब होता है झूठ बोलना, तो एक ही में आ जाता है, इसलिए लाइज हो जाएगा। मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो क्या होगा, आई गोज होम, नहीं, आई गो होम, आई गो होम, आई गो होम। यहाँ पे आप कहोगे आई गो टू होम भी तो हो सकता है फ्रेंड्स, टू का प्रयोग होम से पहले नहीं होता है, इसलिए आई गो होम, आई गो होम, आई गो होम। टू का प्रयोग होता है तब जब जैसे किसी भी गो के बाद किसी प्लेस का नाम आए, तब हम टू का प्रयोग करते हैं। गो के बाद होम जो है वो प्लेस का नाम तो है, होम एक घर है, एक जगह का नाम तो है, बट सिर्फ घर वाले की जगह पे हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मैं घर जाता हूँ, आई गो होम, ठीक है। छत पर मैं पैरों की आवाज सुनता हूँ, हो गया ना डिफिकल्ट। छत पर मतलब सीलिंग, सीलिंग मतलब छत, पैरों की आवाज सुनता हूँ, तो क्या करता हूँ, कौन सुनता है, मैं सुनता हूँ, तो आई, ठीक है, क्या करता हूँ, आवाज सुनता हूँ, आई हियर, आई हियर, आई हियर। पैरों की आवाज सुनना को आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैरों की आवाज को बोला गया है फुटस्टेप्स, पैरों की आवाज को बोला गया फुटस्टेप्स, तो आई हियर फुटस्टेप्स ऑन द सीलिंग, आई हियर फुटस्टेप्स इन द ऑन द सीलिंग।
ठीक है, आई हियर फुटस्टेप्स ऑन द सीलिंग, या फिर आप इसी को बोल सकते हो आई हियर द साउंड ऑफ फुटस्टेप्स ऑन द सीलिंग। आवाज को आप आवाज में आप देखो यहाँ पे पैरों की आवाज को फुटस्टेप्स बोल दिया गया है, आप इसमें एक ही में बोलोगे आई हियर फुटस्टेप्स ऑन द सीलिंग। क्लियर? यह है मेरा मित्र अक्सर चुप रहता है। माई फ्रेंड, मेरा मित्र अक्सर चुप रहता है। माई फ्रेंड अक्सर, अक्सर मतलब हमेशा, ऑलवेज। माई फ्रेंड ऑलवेज चुप रहता है। अब देखो यहाँ पे SEIS लगा देंगे, ता है अंत में, बस खत्म हो जाएगा। मेरा मित्र, माई फ्रेंड ऑलवेज कीप्स साइलेंट। माई फ्रेंड ऑलवेज कीप्स साइलेंट। माई फ्रेंड ऑलवेज कीप्स साइलेंट। यहाँ पे शांत रहने का होता है कीप साइलेंट, चुप रहने का टू कीप क्वाइट। सॉरी, यहाँ पे साइलेंट की जगह पे आप क्वाइट भी यूज कर सकते हो। माई फ्रेंड ऑलवेज कीप्स क्वाइट, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा कीप, क्योंकि मेरा मित्र एक ही है और हमेशा चुप रहता है, तो माई फ्रेंड ऑलवेज कीप्स क्वाइट ऐसा आएगा। यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे, तो माई फ्रेंड ऑलवेज कीप्स क्वाइट। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो फ्रेंड्स आप सभी को इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स 1 घंटे का पूरा मैंने लेक्चर बनाया है, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगले सेशन के लिए वेट करिए, मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।